कल के क्लास में पूरा समझ में आया था उजैर? सुने थे ध्यान से? यस सर, यस सर, पूरा समझ में आया था? कहीं पे कोई डाउट? यस सर, नो सर। यस सर कि नो सर? हर चीज को तो यस सर बोलते जा रहे हैं। विभास? कोई डाउट नहीं है सर। अच्छा विभास, यस सर। तुमको पूरा समझ में आया बेटा? सर कल ज्वाइन नहीं कर पाए थे क्यों? सर, वो लेट हो गया था। अरे इतना लेट मत हुआ करो ना यार। एक क्लास अगर तुम लोग कंटिन्यू नहीं करोगे तो गड़बड़ होने के चांसेस है ना। मैं Yes, एक्चुअली sir. स्टोरी टाइप से 1 बाय 1 स्टेप वाइज कराते चला जाता हूँ। बीच का एक कड़ी अगर कुछ छूट जाता है ना तो थोड़ा सा समझने में थोड़ी मुश्किल हो जाती है। और फिजिक्स नीड्स है एक्चुअली कंटिन्यूटी। हाँ, Yes, sir. ऐसा नहीं कि एक नंबरिकल प्रॉब्लम की है तो दूसरा नंबरिकल प्रॉब्लम उसी के समान हो जाएगा। ऐसा नहीं, सारे नंबरिकल प्रॉब्लम में डिफरेंस रहते हैं। द कंसेप्ट इज डिफरेंट। तो अगर तुम ध्यान से सुनते हो और छोटे छोटे जो क्वेश्चंस मैं आज अपलोड करूंगा, अगर उसका जवाब लिखते हो तो तुम्हारा नोट्स तैयार हो जाएगा, तुम्हारी फिजिक्स तैयार हो जाएगी। और साथ ही साथ कभी भी ऐसा नहीं होता कि तुमको एग्जामिनेशन के समय इसमें एक्स्ट्रा लेबर करने की जरूरत पड़ेगी, मेहनत करने की जरूरत। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि तुम ध्यान से सुनो, समझो और थोड़े बहुत जो बता रहा हूँ उसको लिखने की कोशिश करो। टाइमली असाइनमेंट सबमिट करो, क्योंकि तुम्हारा सेशनल से लेकर सारा चीज का कैलकुलेशन में एकदम फेयर, हाँ, डाटा बाई डाटा करता हूँ, है ना। कहीं पर ऐसा कुछ नहीं रहता कि हाँ, तो तुम जितना असाइनमेंट सबमिट करोगे, जितना क्लास अटेंड करोगे, इसी के बेसिस पर सारा चीज होना है। तो बेहतर ये है कि मेंटेन कंसिस्टेंसी। हाँ, ऐसा इसमें डांटने फटकारने या ऐसा करो वैसा करो कहने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि तुम मैच्योर हो, इनफ मैच्योर। अब स्कूल क्लास बच्चे रहे नहीं, कॉलेज के बच्चे हो गए, तुम अपना हित अहित सारा चीज तुम जानते हो। अगर तुम करोगे फायदा तुम्हारा है, नहीं करोगे तो फिर वही है कि अल्टीमेटली तुमको बर्डन एग्जामिनेशन के समय होगा। फिर एग्जामिनेशन के एक दिन पहले यहाँ वहाँ इससे परेशान कर रहे हो, उससे परेशान कर रहे हो। बेहतर ये है कि इसकी जरूरत ना पड़े, है ना। तो कोशिश करो बेटा कि तुम क्लास अच्छे से करो। और सबके सब ऐसे कल एक दो, मैं पिछले 2-3 क्लास से एक चीज मैंने ध्यान दिया है कि किसी का नाम लिया, उसका रिस्पांस नहीं मिला, मतलब वो ऑन करके जो है वो गायब होने की प्रवृत्ति है, वो थोड़ा सा हटाओ, है ना। क्योंकि मैं सबका कैमरा ऑन नहीं करवाऊंगा और उसमें उस स्थिति में फिर जबरदस्ती वेस्टेज ऑफ टाइम। तो जैसे नाम लिया जाता है तुरंत रिस्पॉन्स दो, जवाब आता है नहीं आता है दैट इज डिफरेंट। मैं कभी भी ये चीज ध्यान में रखना, अगर तुमको किसी चीज का आंसर नहीं आता है इसका मतलब मैं कभी नहीं समझता कि तुमको तुम्हारे पास नॉलेज नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि उस समय प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं होने की वजह से तुम बता नहीं पाए, बट यू नो, हाँ, यू आर गुड स्टूडेंट। तो इसलिए हेजिटेशन नहीं। अगर बाय द वे कोई भी क्वेश्चंस है प्लीज फ्रैंकली, इवन पर्सनल व्हाट्सएप मैसेज से भी तुम मुझसे पूछ सकते हो। हालांकि मैं कभी कभी कॉल नहीं पिक कर पाता, है ना। तो पर्सनल व्हाट्सएप मैसेज से कभी भी कोई भी क्वेश्चन अगर तुम रिकॉल करते हो, पूछते हो, तो मैं जवाब दूंगा, इस बात की गारंटी है। लेकिन थोड़ा सा कंटिन्यूटी मेंटेन करिए। एनीवे चलिए, सो हम लोग लास्ट क्लास में वेव, मैटर वेव का वैवलेंस कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे थे। तो कांसेप्ट हमारा शुरू हुआ था मैटर वेव से। मैटर वेव इज अ वेव। यस बेटा। सर डिफ्लेशन वो ग्रेटिंग एक बार बता दीजिए ना। हाँ नहीं, वो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, उसकी चिंता मत करो। जस्ट यस सर। एक ओवरव्यू तो मैं हर क्लास से पहले देता हूँ, ताकि अगर कहीं पर भी थोड़ा सा गैप हो तो तुम उसको रिजॉइन कर सको। तो हम लोग मैटर वेव के कांसेप्ट से शुरू किए थे। सो मैटर वेव इज अ वेव एसोसिएटेड विद मूविंग ऑब्जेक्ट, मूविंग बॉडी। और इसको हम लोग थ्योरेटिकली कुछ कैलकुलेशन के बेसिस पर ये प्रूव करने की कोशिश की थी कि मैटर वेव का कांसेप्ट आर द ड्यूअल नेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इट इज ट्रू फॉर एटॉमिक सब एटॉमिक लेवल पार्टिकल्स, क्योंकि वहां पर उसका पार्टिकल नेचर हमें दिखाई पड़ता है। साथ ही साथ उसका वेवलेंथ जो है वो भी मेजरेबल रेंज पे आ जाता है। ये हम लोगों ने छोटे छोटे डेली लाइफ के कुछ एग्जांपल्स लेकर के उसका वेवलेंथ कैलकुलेट करने की कोशिश की। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप था कि ये थ्योरेटिकल जो कांसेप्ट है, थ्योरेटिकल कांसेप्ट के बेसिस पर हम कैसे कहें कि दैट कांसेप्ट गिवन बाय डी ब्रोगली इज ट्रू। दिस इज नॉट इनफ, हमें उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करने की जरूरत है। मींस मैटर वेव का कांसेप्ट दिया गया है, थ्योरेटिकली हमने वेवलेंथ भी कैलकुलेट किया है, उसको हमें एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करने की जरूरत है। अब एक्सपेरिमेंट के लिए, अब वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए एक्सपेरिमेंट क्या क्या हो सकता है। जनरली जब कभी भी हम वेवलेंथ की बात करते हैं तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ वेव। और जब कभी भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो दैट वेव व्हाटएवर वी हैव टेकन एज अ वेव, दैट इज द लाइट। सो लाइट के वेव का वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं। उसमें से जो एक्सपेरिमेंट है वो लाइट के दो फेनोमेना पे बेस्ड होते हैं। एक इंटरफेरेंस
एक इंटरफेरेंस पे बेस्ड होता है, दूसरा डिफ्रैक्शन। अब इस इंटरफेरेंस में लेकिन हमारे पास ड्यूटल चेनिंग एक्सपेरिमेंट तुम लोग करोगे और कुछ और एक्सपेरिमेंट्स हैं। डिफ्रैक्शन में सिंगल स्लिट एंड स्लिट डिफ्रैक्शन हम लोग करते हैं। सो इंटरफेरेंस चूंकि थोड़ा सा टिपिकल जाता है, इसलिए डिफ्रैक्शन को इन जनरल वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है। अब डिफ्रैक्शन पे हमने थोड़ा सा डिस्कशन किया। डिफ्रैक्शन इज एक्चुअली द बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ वेव। अगर एक वेव है, इसके सामने अगर कोई एक स्लिट है, तो ये लाइट जो है, ये वेव जो है वो बेंड हो जाता है, ये स्लिट हो या शार्प एज हो। और कंडीशन ये है कि इस एज का जो साइज है, इस स्लिट का जो साइज है, वो इस वेवलेंथ के ऑर्डर में होना चाहिए। और ऑर्डर मींस 10 टाइम्स मोर या लेस ये हो सकता है। इसके बाद फिर हम थोड़ा सा इस स्लिट के बारे में और जानने की कोशिश की, जहां पर हम लोगों ने डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया। सो द डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, क्योंकि स्लिट का जो साइज है वो जितना शार्प, जितना छोटा होगा, उतना ही बेहतरीन आउटपुट आपको मिलता है। बड़ा स्लिट हम ले नहीं सकते, क्योंकि लाइट का वेवलेंथ अगर विजिबल रेंज में हम ले रहे हैं, तो दैट विजिबल रेंज, द वेवलेंथ ऑफ लाइट, इट इज इन बिटवीन 4000 टू 7800 एंगस्ट्रॉम। इस रेंज पे विजिबल का वेवलेंथ होता है। मींस इसी के ऑर्डर में हमें स्लिट चाहिए। तो ऐसे ऑर्डिनरी स्लिट रैंडमली हम कुछ ले नहीं सकते, तो स्पेशल स्लिट डिजाइन किया, दैट इज नोन एज डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। और ये जो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग होता है बहुत टिपिकल नहीं है, एक सिंपल सा ग्लास प्लेट है। अगर तुम लोग कभी जब इसका लेम होगा तो तुमको डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग दिखाया जाएगा। और एक सिंपल सा ग्लास प्लेट है, प्लेन ग्लास प्लेट, ऐसे देखने से ग्लास प्लेट ही लगता है। और इसमें पैरेलल लाइंस इसमें ड्रॉ कर दिए जाते हैं। दिस लाइंस, these are drawn by शार्प डायमंड। डायमंड के नोक से ये इस प्रकार से स्क्रैच कर दिया जाता है इसको। तो स्क्रैच करने से ये होता है कि जहां-जहां पर ग्लास में अगर कोई जगह स्क्रैच होता है, वहां से लाइट पास नहीं हो पाएगा। तो ये जो स्क्रैच लाइन है, तो ये जो लाइन जो खींच रहा हूं, वहां से लाइट पास नहीं होगा, लेकिन दो लाइन के बीच जो जगह बचा है वो अभी भी ट्रांसपेरेंट है। तो ये जो दो लाइंस के बीच का जो प्लेस है, स्पेस है, जो ट्रांसपेरेंट है, इसको ऐसा स्लिट, ये दिस इज कॉरेस्पॉन्डिंग ये स्लिट। अब ये स्लिट का साइज कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास जो फार्मूला हमने डिस्कस किया था, दैट वाज एक्चुअली इक्वल टू 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। ये डिफ्रैक्शन का इक्वेशन है, जो कि ब्रैग्स इक्वेशन कहा जाता है। दिस इज नोन एज ब्रैग्स इक्वेशन। Bragg's equation. So this Bragg's equation is 2d sin theta is equal to n lambda, जहाँ पर n numbers of orders हैं। तुम लोगों ने 12th क्लास में एक diffraction pattern देखा था। So this is the central maximum, first order maximum, second order maximum. This is first order maximum, second order maximum. So this n is actually this order. So this is n is equal to 1, n is equal to 2, n is equal to 0. ये n है number of order of diffraction। अब first order का ले रहे हैं, second order। This is the wavelength जिसको आपको मेजर करना है। This angle is theta। तो अगर कोई स्लिट अगर कोई आप ले रहे हो, तो ये स्लिट किस एंगल पे बनता है, this is theta। ये थीटा हो गया था। What's about this 2D? This 2D, this is the size of slit, और इसी को ग्रेटिंग के केस में E से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जब हम डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग लेते हैं, तो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के लिए जो फार्मूला होता है, that is E sin theta is equal to n lambda, where this E it is known as grating element। इसको grating element कहते हैं। So this grating element is nothing but just the size of slit। दो लाइन के बीच का गैप स्लिट का साइज है ये, और इसको इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। So this E it is equal to, मैंने कहा था ये जो शेप प्लेट का जो शेप होता है या साइज होता है एक नॉर्मल डायरेक्शन में। So this is about, this is 1 inch। 1 इंच का एक ग्लास प्लेट है, और इसमें जो लाइंस जो खींचे जाते हैं, these lines are 15,000 to 20,000। So in जनरल लेट में जो अवेलेबल हमारे पास रहता है वो 15,000 रहता है। So this E is calculated as 1 inch। 1 inch is 2.54 centimeter। 2.54 centimeter upon this 15,000। ये 15,000 हो गया, और इसको एंगस्ट्रॉम में कैलकुलेट करते हैं। So लास्ट क्लास में तुम लोगों ने इसका कैलकुलेशन किया था। This was about 16,933 एंगस्ट्रॉम में तुम लोगों ने कैलकुलेशंस मुझे बताया था। So this is in the order of this wavelength। That's why we can say this is diffraction grating। This is applicable to measure the wavelength of light in the visible range।
लेकिन एक्सरे के लिए हम इसका यूज नहीं कर सकते। क्यों? रीजन सिंपल सा है, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन यही है कि जो हम डिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं वो डिफ्रैक्शन तभी पॉसिबल होगा व्हेन द साइज ऑफ दिस स्लिट, साइज ऑफ डिफरेंस बिटवीन दीस टू लाइंस, दिस इज इन द ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ द वेव, जबकि एक्सरे का जो वेवलेंथ होता है दैट इज इन बिटवीन 0.1 to 10 एंगस्ट्रॉम। सो सिंपल सा कंसेप्ट है, और जब हम ऑप्टिक्स पढ़ेंगे तो ऑप्टिक्स में भी इसको और डिटेल करेंगे, वहां पर डिफ्रैक्शन पार्ट है ऑप्टिक्स में, बट आज के इस क्लास के लिए इतना फंडामेंटल जो है वो जरूरी है। अब हाउ टू मेजर द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन को लेकर के चले, इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ हम लोगों ने कैलकुलेट किया, तो इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ दैट वाज इन द ऑर्डर ऑफ 1 एंगस्ट्रॉम। क्वेश्चन इज how to measure the wavelength of electron, how to measure the wavelength of electron। इलेक्ट्रॉन का wavelength कैसे मेजर किया जाएगा? Obviously we will use diffraction phenomena. So this is, the answer is simple, this is by diffraction phenomena. So we will use diffraction phenomena. Now the technical issue, diffraction का definition में कहा जाता है कि भाई इसका wavelength के ऑर्डर में हमें स्लिट चाहिए, so the wavelength of electron जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया है that was in the order of 1 angstrom, about 1.28 तक निकाले थे, 0.8 तक निकाले थे, so that is equivalent to 1 angstrom। अब so we need a slit of this order, हमें इसके ऑर्डर में स्लिट चाहिए। अगेन वी कैन से, जैसे हम लोगों ने एक्सरे के लिए कहा, एक्सरे के लिए हम डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का इस्तेमाल डिफ्रैक्शन के लिए नहीं कर सकते, तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए वी कैन नॉट यूज डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, सो वी कैन नॉट यूज diffraction grating to measure the wavelength of electron. Reason is simple, same, because these are not in the order of the size of that diffraction grating का आया था 16,933 एंगस्ट्रॉम, जबकि ये 1 एंगस्ट्रॉम, तो ये मैचिंग नहीं है, मिसमैच होगा, इसलिए हम डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का इस्तेमाल इलेक्ट्रॉन के डिफ्रैक्शन के लिए नहीं कर सकते। कहने का ये है कि हमें एक स्लिट का जुगाड़ पहले करना पड़ेगा, ऐसा स्लिट का जुगाड़ करना पड़ेगा जिसका साइज जो है वो 1 एंगस्ट्रॉम के आसपास हो, 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर हो, 1 एंगस्ट्रॉम के आड़े हो। इसके लिए फिर एक्सरे के डिफ्रैक्शन की बात आई या इलेक्ट्रॉन के डिफ्रैक्शन की बात आई, जहां पर वेवलेंथ बहुत कम है, इसके लिए फिर स्लिट की जुगाड़ ब्रैग्स और उनके ब्रदर ब्रैग्स एंड ब्रैग्स इन लोगों ने किया था, और वो स्लिट होता है दैट इज द क्रिस्टल्स। तुम लोगों ने सॉलिड को 2 पार्ट में डिवाइड किया था, क्रिस्टल एंड नॉन क्रिस्टल। विनय राठौर, यस सर। क्रिस्टल जानते हो बेटा, क्या होता है क्रिस्टल? प्रॉपर आइडिया नहीं है, फिर थोड़ा बहुत किसी को आइडिया हो क्रिस्टल क्या होता है, क्रिस्टल नॉन क्रिस्टल या एमॉर्फस, केमिस्ट्री वगैरह में 12th क्लास में तुम लोग को पढ़ाया गया था, मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है ना। क्रिस्टलिन नॉन क्रिस्टलिन मटेरियल, नॉन क्रिस्टलिन में ग्लासी मटेरियल्स, सो ग्लासेस या नॉन क्रिस्टल्स, ये क्या होते हैं? वो मटेरियल जो प्रॉपरली अरेंज होते हैं हाई मतलब माइक्रोस्कोपिक लेवल। और कोई? अनुराग साहब, आइडिया। अभिनव, अभिनव राज,
मानसी, हाँ अभिनव, और किसी को आइडिया हो क्रिस्टल का, क्रिस्टल और नॉन क्रिस्टल में डिफरेंस? सर क्रिस्टल एक ऐसा मटेरियल है जो होमोजेनियस होता है और एक परफेक्ट लेटिस में रहता है, अलग तरीके का उसका लेटिस रहता है, वेरी गुड। फाइन लेटिस सो रहता है। इसमें यस, इसमें क्या होता है कि हम जानते हैं कि जितने भी मटेरियल्स हैं, मटेरियल्स एटम से मिलकर बना है। हम इलेक्ट्रॉनिक लेवल पे नहीं जाते, एटॉमिक लेवल पे अगर कुछ जाते हैं तो एटम्स का जो अरेंजमेंट है, उस एटम्स के अरेंजमेंट के बेसिस पर क्रिस्टल और नॉन क्रिस्टल का डिफरेंस किया जाता है। तो क्रिस्टल इज एक्चुअली द पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। क्रिस्टल ये जो है, दिस इज पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, जिसको तुम लोग लेटिस वगैरह जानते हो, डिफरेंट टाइप ऑफ रेवाइज लेटिस वगैरह तुम लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा है। तो दिस इज दैट पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ एटम। तो ये हम लोग इसको इस प्रकार से डिजाइन करेंगे क्रिस्टल्स। अगर ये अरेंजमेंट अगर कोई रेगुलर ना हो, इर्रेगुलर हो, तो हम उसको नॉन क्रिस्टल कहते हैं, ग्लासेस कहते हैं। तो ग्लास जो मटेरियल्स होते हैं, ग्लासी मटेरियल्स होते हैं, वो इर्रेगुलर अरेंजमेंट होता है, रैंडम अरेंजमेंट होता है। तो ये जो इसमें डिफरेंट प्लेन्स के फॉर्म में, डिफरेंट प्लेन्स के फॉर्म में एटम होते हैं। सो वन कैन से दिस इज द पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ क्रिस्टल्स, जहां पर एक लेयर, दूसरा लेयर, तीसरे लेयर, चौथे लेयर्स के फॉर्म में एटम्स होते हैं। और दो लेयर के बीच का जो गैप है, दिस गैप, दिस इज इन द ऑर्डर ऑफ 1 एंगस्ट्रॉम। यही 1 एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर होता है। तो जनरली नोन जितने भी नोन क्रिस्टल्स हैं, उन नोन क्रिस्टल्स में एटम्स के बीच का जो गैप है, या लेयर ऑफ एटम्स के बीच का जो गैप है, that gap that is in the order of 1 angstrom, ये 1 angstrom के order। ब्रैक्स एंड उसके ब्रदर ने ये सोचा कि अगर हम ये क्रिस्टल लेकर के इसको ऐसा स्लिट अगर कोई यूज करें, इसको अगर ऐसा स्लिट यूज करें, तो हमारे पास इसका डिफ्रैक्शन पॉसिबल है। तो इसने सिंपल सा एक्सरे के लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। तो दिस इज वन बीम ऑफ एक्सरे, दिस इज अनदर रे ऑफ एक्सरे, और ये डिफ्रैक्शन पैटर्न से आउटपुट जो है वो इक्वेशन से मिला है। सो लेट्स से दिस इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा। तो ये जो 2d sin थीटा है, मैं उसको डिटेल कैलकुलेशन पे नहीं जा रहा हूं। 2d sin थीटा है, वो 2d sin थीटा का कैलकुलेशन इसी के बेसिस पर, थोड़ा सा इसको पैरेलल बना दें, इसी के बेसिस पर किया गया है। सो एक बीम AB, दिस इज AB CD, ये इसमें आ रहा है, इंसिडेंट हो रहा है। ये स्लिट है, स्लिट से डिफ्रैक्ट होकर के बीम जो है वो इस डायरेक्शन पे जा रहा है, मींस दिस इज द डिफ्रैक्शन। अब यहां पर आउटपुट के लिए if this angle is theta, this angle is taken as theta and this distance is actually taken as d। इसको d के दो लेयर के बीच का जो डिस्टेंस है इसको लिया गया है। So this angle, if the AB, this will be equal to d। अगर थोड़ा सा भी अगर कोई ट्रिग्नोमेट्री का तुमको आइडिया है तो if this angle is theta, यहाँ से यहाँ तक this is O, let's say this is P, so this will be d sin theta and this will be d sin theta। ये OB और BP ये दोनों d sin theta के बराबर होगा, because if this angle is theta, this angle will be theta। so ये बीम इस प्रकार से डिफरेंट होकर के जा रहा है। अब यहाँ पर जैसे हम पाथ डिफरेंस की बात करते हैं, यहाँ से यहाँ तक पाथ डिफरेंस इक्वल है, और ये जो एडिशनल पाथ डिफरेंस है इसी को जोड़ देते हैं, that is 2d sin theta। तो d plus d that is 2d sin theta। और क्योंकि आउटपुट आपको बहुत अच्छा चाहिए तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की जो कंडीशन है उसको यहां पर यूज कर लिया उन्होंने, क्योंकि दो पैरेलल बीम है, ये दोनों पैरेलल बीम है, दोनों पैरेलल बीम और इंटरफेरेंस का अगर कोई प्रोसेस को अगर कोई फॉलो करता है, फुलफिल करता है, देन दिस 2d sin theta इज इक्वल टू 10। तो इस कैलकुलेशन में फेनोमेना तो डिफ्रैक्शन का लिया गया है, लेकिन इस कैलकुलेशन के लिए जो और सेकंड प्रोसेस जो यूज किया गया दैट इज द इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये 2d sin theta it is been named this calculation was done by Bragg and this is the origin of this formula 2d sin theta is equal to lambda। means हम इस क्रिस्टल्स को, जितने भी पीरियोडिक क्रिस्टल्स है, पीरियोडिक रेगुलर क्रिस्टल्स हैं, उसको ऐसा स्लिट यूज कर सकते हैं फॉर द डिफ्रैक्शन प्रोसेस। तो एक्सरे के लिए भी क्रिस्टल का यूज किया जाता है, इलेक्ट्रॉन के लिए भी हम लोग क्रिस्टल का यूज करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का वैलेंस इस क्रिस्टल के दो लेयर के बीच जो एटम्स हैं उसके वैलेंस के बराबर होता है। अब चलिए ओरिजिनल जो हमारे पास जो एक्सपेरिमेंट है उस एक्सपेरिमेंट पे आते हैं। तो यहाँ पे ये प्रूफ हो गया कि हम क्रिस्टल का इस्तेमाल जो है वो ऐसा, सो वी कैन यूज, यू कैन राइट, वी कैन यूज crystal for
the diffraction of electron. Why? Because its interlayer distance, that is in the order of 1 angstrom, which is equal to in the order of wavelength of electron. तो यहाँ पर हम क्रिस्टल्स को यूज कर सकते हैं क्योंकि उसका इंटरप्लेनर जो डिस्टेंस है वो इलेक्ट्रॉन के वेवलेंथ के ऑर्डर पे है. एंड दिस एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म्ड बाय Davisson and Germer. So now we will discuss about Davisson and Germer experiment. Davisson and Germer experiment. And this experiment is used to measure the wavelength of electrons. चलिए स्टार्ट करते हैं. अब हमको इलेक्ट्रॉन के डिफ्रैक्शन के लिए इलेक्ट्रॉन का सोर्स चाहिए, तो डायग्राम बहुत नीट एंड क्लीन बनाना. मैं डायग्राम किसी का कॉपी करवा के देखूंगा अभी, है ना. नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाना. सो फर्स्ट लेट अस हैव द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज द फिलामेंट एंड दिस इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन. ये हो गया फिलामेंट. यहां से इलेक्ट्रॉन बीम ट्रेवल करेगा. तो यहां से इलेक्ट्रॉन के जनरल थर्मोडायनेमिक इमिशन से इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा. अगर एक्सरे डिफ्रैक्शन की बात होती है कि यहां पर एक्सरे का सोर्स रहता है, मैं इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं, यहां पर इलेक्ट्रॉन का सोर्स दूंगा. सो नाउ दिस इज दैट बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन. so this is beam of electron. तो सोर्स हो गया. सेकंड डिफ्रैक्शन के लिए क्रिस्टल चाहिए, तो यहां पर फिर सामने इसके सामने एक क्रिस्टल, दिस इज दैट क्रिस्टल. एंड स्पेशली डेविसन जर्मर ने ये क्रिस्टल जो दिया था दैट वाज निकल क्रिस्टल. उसने निकल क्रिस्टल का इस्तेमाल किया फॉर द डिफ्रैक्शन. एंड देन आफ्टर डिफ्रैक्शन बीम जो है वो इस डायरेक्शन में डेविएट हो रहा है. अब इसको सेंस करना है, डिटेक्ट करना है, आइडेंटिफाई करना है. देन वी नीड अ सेंसर, और यहाँ पर एक सेंसर लगाया जाता है. सो दिस इज दैट स्केल, और इस स्केल पर एक सेंसर है. दिस इज इलेक्ट्रॉन सेंसर. दिस इज इलेक्ट्रॉन सेंसर. और ये जो स्केल है इसमें एंगुलर मेजरमेंट हो सकता है, वैसा प्रकार से एंगुलर मेजरमेंट. दिस इज दैट स्केल एंड दिस एंगल इज थीटा. आई थिंक दिस इज फाइन. चलिए डायग्राम जल्दी से ड्रॉ कर दो. जैसे ड्रॉ हो जाएगा, हाँ कंप्लीटेड करके कमेंट बॉक्स में हाँ ओके सर कंप्लीट सर करके मैसेज कर देना. जिसका बनते जा रहा है वो तुरंत रिपोर्ट करो, तुरंत. सर बोर्ड ब्लर हो रहा है. यानी तक नहीं हो रहा था तो ब्लर होना शुरू हो गया. मैं एक बार उसको बंद करके भी देखा एक बार, तब भी हो रहा है. लेकिन मेरे स्क्रीन पे तो अच्छा खासा दिखा रहा है इसका. ये बाकी लोगों से भी तो एक बार लीव करके आऊं क्या? एक बार लिख करके देखो. बाकी लोगों को भी ब्लर हो रहा है क्योंकि मेरे स्क्रीन पे जो इमेज मुझे दिख रहा है एकदम बिल्कुल एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर दिख रहा है. सर अपना इमेज अच्छा ही दिखता है सर. ऐसा हाँ फिर जब नेटवर्क इशू रहता है तो आपका अच्छे से नहीं जाता है उधर दूसरी तरफ. ओके ओके, तो मे भी हो सकता है. हाँ. नहीं सर, वो मोबाइल और लैपटॉप में फर्क लैपटॉप पड़ता का है. भी हाँ लैपटॉप और मोबाइल में फर्क पड़ता है. ये चीज मैंने ऑब्जर्व की है. जिसका होते जा रहा है तुरंत रिपोर्ट करते जाओ. ये एक्सपेरिमेंट है डेविसन एंड गर्मर एक्सपेरिमेंट. DAVISSON डेविसन एंड गर्मर एक्सपेरिमेंट. वो जो मैंने तुमको टेक्स्ट भेजा है शायद उसमें होगा ये, है ना. डेविसन एंड गर्मर एक्सपेरिमेंट. इट इज यूज्ड टू मेजर द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन. Completed. Completed.
तो इसमें 3 लोगों का कमेंट आया, बाकी लोग का भी हो गया। जल्दी जल्दी मैसेज करते जाओ, जिनका होते जा रहा है फास्ट। yes sir. हाँ ओके, फिर कैलकुलेटर रेडी रखना क्योंकि इसमें छोटा सा कैलकुलेशन भी है ना। ओके सो हो गया। तो मैं एक बार और फिर से इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस एक्सपेरिमेंट में क्या हो रहा है। हमको डिफ्रैक्शन के लिए क्या चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन का सोर्स चाहिए। सो दिस इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर थर्मोडायनेमिक एमिशन से, इस फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है। इस इलेक्ट्रॉन को ऐसा बीम के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा तो सारे डायरेक्शन पे जा सकता है, तो बीम के फॉर्म में ये करने के लिए यहाँ पर सीवीटी यूज किया जाता है। ये उस इलेक्ट्रॉन को बीम के फॉर्म में कन्वर्ट करता है, साथ ही साथ उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को भी कंट्रोल करता है बाय गिविंग अ पोटेंशियल V। वो V पोटेंशियल से नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी कंट्रोल करता है। अब ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का बीम है, यहाँ पर क्रिस्टल है और ये क्रिस्टल निकल क्रिस्टल है स्पेशली। सो दिस इज द निकल क्रिस्टल। यहाँ से रिफ्रैक्ट होकर के इलेक्ट्रॉन एक स्पेसिफिक डायरेक्शन पे जाएगा। अब ये इस इलेक्ट्रॉन को हमें डिटेक्ट करना है क्योंकि दिखता तो है नहीं। एक्सरे और इलेक्ट्रॉन के साथ यही बात है। विजुअल लाइट पे तो हमें लाइट एक डायरेक्शन पे जाते हुए दिखाई पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर एक्सरे और इलेक्ट्रॉन तो दिखता नहीं है, इसलिए इसको डिटेक्ट करने के यहाँ पर सेंसर लगाते हैं। एक्सरे के केस में फोटोइलेक्ट्रिक सेल, इलेक्ट्रॉन के केस में इलेक्ट्रॉन सेंसर। और ये इलेक्ट्रॉन सेंसर जो है वो जनरली एक सीआरओ में जैसा होता है ना, तुम्हारा जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट में कहा गया, सामने फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगाए और फ्लोरोसेंट स्क्रीन में जाके इस प्लांट टकराता है, ग्लो देता है। तो यहाँ पर एक सेंसर है और ये सेंसर जो है एक सर्कुलर स्केल पे स्लाइड हो सकता है फ्रीली। और ये सर्कुलर स्केल में जो स्केल है वो एंगल्स के फॉर्म में है, मींस ये इन ऑर्डर टू मेजर दिस एंगल, क्योंकि इस फार्मूला में हमें 2d sin θ इक्वल टू n लैम्डा में एंगल मेजर करना होता है। तो ये एंगल मेजर करने के थीटा d इज गिवन फॉर दिस निकल के लिए d जो है वो स्टैंडर्ड है। लैम्डा में कैलकुलेट करना है, n जो है वो फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर डिफ्रैक्शन में हम लोग डिफ्रैक्शन ले लेंगे। अब मेथड इज सिंपल, ऑब्वियसली थर्मोडायनेमिक सोर्स से इसको हमने ऑन किया, जैसे ऑन किया इलेक्ट्रॉन यहां से निकलना शुरू हुआ और ये डिफ्रैक्शन के बाद फिर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन पे डिफ्रैक्ट हुआ। अब हम इसको स्लाइड करते हैं, ऐसे स्लाइड करते हैं। जिस स्पेसिफिक पोजीशन पे मैक्सिमम इंटेंसिटी का आउटपुट आता है, मतलब मैक्सिमम नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो उसी पार्टिकुलर पोजीशन पे डिफ्रैक्ट हो रहा है। यहां पर हो सकता है, यहां पर हो सकता है, ऐसे हो सकता है। तो वेरिएबल्स यहां पर लिया गया वोल्टेज, इसको एक वेरिएबल लिया गया था G को, और दूसरा एक वेरिएबल था दिस फाई। अलग अलग वोल्टेज में ये इस प्रकार से इसको स्लाइड कर करके फाई मेजर किया गया। एक स्पेसिफिक वोल्टेज V इट इज इक्वल टू 54 वोल्ट्स। बहुत सारे वोल्टेज को टेस्ट किया गया, लेकिन V इज इक्वल टू 54 वोल्ट्स पर फाई इट इज इक्वल टू 50 डिग्री। इस पर मैक्सिमम इंटेंसिटी का आउटपुट है, मैक्सिमम इंटेंसिटी। ऐसा डिफरेंट प्लॉट के फॉर्म में आउटपुट रहता है। सो दिस इज दैट आउटपुट, इस प्रकार से प्लॉट रहता है। दिस इज 5 इज 50 डिग्री, ये है इंटेंसिटी, एंड इस डायरेक्शन पे V इज इक्वल टू 54 वोल्ट्स। सो दिस इज दैट आउटपुट। ये पीक रीजन से मिल रहा है। 5 इज इक्वल टू 50, ये 50 डिग्री है, at V is equal to 54 volts। तो इस मेजरमेंट में दिस इज द डाटा, जिस डाटा में हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलता है और इसी का इस्तेमाल जो हम लोग कैलकुलेशन के लिए करें। अब कैलकुलेशन के लिए, क्योंकि मैंने कहा था कि ये एक प्रकार से इलेक्ट्रॉन के वेवलेंथ का कैलकुलेशन है, एज वेल एज ये डी ब्रोगली का जो हाइपोथेसिस है उसको प्रूफ भी करेगा। तो हमारे पास 2 कैलकुलेशन मेथड होगा। एक होगा एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेशन होता है, दैट विल बी द डिफ्रैक्शन। तो पहले हम लोग कैलकुलेशन करें डिफ्रैक्शन के बेसिस पे। यहां तक क्लियर है? यस सर। आगे बढ़े। यस सर। प्रियांश, यस सर। क्लियर है सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ से फिलामेंट मैंने ऑन किया, ऑन करने से मुझे इलेक्ट्रॉन भी मिला। इसकी एनर्जी को कंट्रोल करने से इस V को हम वेरी कर सकते हैं और एक स्पेसिफिक डायरेक्शन पर इसको हम स्लाइड कर करके देखिए किस पार्टिकुलर एंगल पर हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी का आउटपुट मिलता है। तो डिफरेंट प्लॉट्स बुक में दिखते हैं और एक प्लॉट जो हमारे काम का रहता है वो ये है,
यहाँ पर हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी आउटपुट मिलता है एट phi is equal to 50 डिग्री एंड P is equal to 54 volts। अब चलिए कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं Gaussian का। So the calculation of Gaussian by diffraction first। सर बोर्ड ब्लर हो रहा है। मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो। हाँ so the calculation of Gaussian of electron first by diffraction का इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए हम फार्मूला यूज करेंगे। दैट फार्मूला विल बी 2d sin theta is equal to n lambda। we will use this formula here in this case d for nickel ये स्पेशल दिया गया था निकल के केस के लिए that is 0.91 एंगस्ट्रॉम। ये डाटा तुमको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। so this 0.91 एंगस्ट्रॉम हाँ ये निकल के लिए दिया गया था। तो एक वैल्यू हमें मिल गया d की वैल्यू। व्हाट्स अबाउट दिस थीटा एंड थीटा is equal to 65 डिग्री। ये कैसे आता है? just take here you have to calculate this is given is phi is equal to 50 degree and this is theta। हमें ये थीटा मेजर करना है। phi दिया गया है so simply calculate करके देख लो। this will be equal to 25 so 90 minus 25 so theta is equal to 65 सेकंड। ये हमारे पास क्रिस्टल्स हैं और इस क्रिस्टल में हमें एक्सपेरिमेंट में phi मिला हुआ है that is 50। हमें थीटा चाहिए था and theta is equal to 65। calculate lambda lambda is equal to ये बताओ for n is equal to 1 first order diffraction है। 1.64 एंगस्ट्रॉम। जिसका डाटा आते जा रहा है बताते जाओ भाई कितना कितना आ रहा है। बाकी लोग भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाना। 1.64 सर हाँ जी सर थीटा इज इक्वल टू 65 एक बार बता दीजिए। हाँ देखो यहाँ पर सिंपल से ये है। हम लोग जब डिफरेंशियल के लिए जो डायग्राम बनाया तो डायग्राम में कैसे था लाइट इस प्रकार से इंसिडेंट होता है ऐसा रिफ्लेक्ट होता है। मैंने उसमें क्या कहा था दिस एंगल इज एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन। मैंने थीटा इसको लिया था। लेकिन जब हम एक्सपेरिमेंट जब हम डिजाइन कर रहे थे तो एक्सपेरिमेंट में हमारे पास क्या आ रहा है बीम रीजन से आ रहा है और बीम रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे जा रहा है। हमें ये मिल रहा है phi मतलब ये एंगल हमें मिल रहा है। दिस इज phi इक्वल टू 50 सो दिस कंप्लीट एंगल इज 50। इसके बीच में एक नॉर्मल अगर कोई ड्रा करते हैं तो हाफ एंगल विल बी 25। ये एंगल कितना होता है सिंपल सा ज्योमेट्री है 90 डिग्री। सो इस 90 डिग्री में 25 को माइनस कर दो तो थीटा आ जाएगा 65। यस ये तुमको डायग्राम में जब अगर ये एक्सपेरिमेंट आता है तो थीटा के मेजरमेंट के लिए डायग्राम तुमको ड्रा करना पड़ता है। याद रखना डायरेक्टली ऐसे नहीं लिख सकते है ना। ये डायग्राम ड्रा करके तुमको थीटा बताना पड़ेगा। 1.649 गुड। ज़ाहिर अहमद का आया है। अनुराग भी 1.649 सो अबाउट से 1.65 के आसपास आता है। अगर जिसका इस मेथड से हो गया है वो सेकंड मेथड भी स्टार्ट कर दो। de Broglie हाइपोथेसिस से
So this is 1.65 angstrom. Second by de Broglie method. Second by de Broglie hypothesis. उसके लिए लैम्डा का कौन सा फार्मूला यूज करोगे? लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन रूट ऑफ 2m cube v. You know the mass of electron, you know the charge of electron, h you know v is equal to 54 volt. Here m is 9.1 into 10 to the power minus 34 kg. Charge is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. V is equal to 54 volts. And h you better know 6.629 into 10 to the power minus 34 joule second. So calculate lambda. Sir, 1.67 angstrom. 1.67 angstrom. Very good. बाकी लोग भी जल्दी जल्दी, सबका डाटा मुझे इसमें दिखना चाहिए, है ना? आंसर सबका जवाब यहाँ पे दिखना है, हाँ दिखना चाहिए। 2-4 लोग का जवाब दिख रहा है अभी तक, बाकी लोग अभी तक ये नहीं हो, कर नहीं रहे हो। उज़ैर अहमद ने नैनोमीटर बताया, वेरी गुड। करके देखे हो ना कि गूगल से बता दिए, क्योंकि हाँ गूगल कर दोगे इसका टाइटल को तो उसमें पूरा एक्सपेरिमेंट दिख जाता है, उसमें पूरे शायद वो डाटा वाटा भी कैलकुलेटेड दिख जाएगा। हाँ इवन वो बुक वाले इसमें अगर कोई होगा तो उसमें भी नैनोमीटर में दिया हुआ है। सभी से आ रहा है इतना? बताते जाओ जल्दी जल्दी, तो फास्ट कैलकुलेशन करोगे। अमन का भी आ गया, वेरी गुड। So now I can write this lambda that is equal to 1.67 angstrom. So there is a similarity between this. This is 1.65 angstrom. This is 1.67 angstrom. So there is a very minute gap, a 0.02. दोनों का गैप अगर करके देखते हो तो 0.02 एंगस्ट्रॉम का डिफरेंस है, जो कि नेग्लिजिबल है। तो ये है एक्सपेरिमेंट, ये है थ्योरेटिकल कैलकुलेशन de Broglie's हाइपोथेसिस के बेसिस पर। इसलिए हम इन दोनों को मैच कराते हुए ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन में डुअल नेचर होता है। सो वी कैन राइट इलेक्ट्रॉन हैज वेव नेचर। इसके बेसिस पर हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन में वेव नेचर होता है। पार्टिकल तो पहले ही जैसे थॉमसन ने कह दिया था। So ये सेम एक्सपेरिमेंट, सिमिलर जस्ट लगभग सेम काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट जीपी थॉमसन ने भी किया था। जे थॉमसन तुम लोग जानते हो, जे थॉमसन
और एक है दूसरा है जीबी थॉमसन। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को इन्वेंट किया 1896, E/m से उसका स्पेसिफिक चार्ज कैलकुलेट किया और बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो पार्टिकल है। ये जीपी थॉमसन जो है वो उसी का बेटा है, सन ऑफ जे थॉमसन। उन्होंने उस इलेक्ट्रॉन को लिया और इलेक्ट्रॉन को ऐसा वेव प्रूफ किया। अब उस समय कम्युनिकेशन गेम था, अलग अलग पार्ट के वर्ड के अलग अलग पार्ट में है, पैरेलल एक्सपेरिमेंट किए। एक एक्सपेरिमेंट किया था डेविड गर्बर ने, दूसरा एक्सपेरिमेंट किया था जेपी थॉमसन ने। जेपी थॉमसन ने भी सिमिलर एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया कि इलेक्ट्रॉन में वेव नेचर होता है और इसको नोबेल प्राइज मिला जेपी थॉमसन को। तो जे थॉमसन को नोबेल प्राइज मिला इलेक्ट्रॉन को ऐसा पार्टिकल प्रूफ करने के लिए। जेपी थॉमसन को नोबेल प्राइज मिला था उस इलेक्ट्रॉन को ऐसा वेव प्रूफ करने के लिए, मतलब एक इलेक्ट्रॉन जो है पूरे खानदान को तार दिया, है ना। दो नोबेल प्राइज फॉर अ सिंगल इलेक्ट्रॉन। एक ने पार्टिकल कहा, दूसरे ने वेव कहा, तो इलेक्ट्रॉन में ड्वेल नेचर होता है। तो नॉट ओनली इन द लाइट बट अगर एटॉमिक सब एटॉमिक लेवल पार्टिकल्स हैं और अगर कोई वो मोशन में है, रिमेंबर दिस, रेस्ट में नहीं होना चाहिए, अगर वो मोशन में है तो उसमें ड्वेल नेचर होगा। तो दिस इज द स्टेटमेंट given by de Broglie and this is the support given by Davison and Germer to the concept of matter wave. मेरे ख्याल से अब तुम लोग अटेंडेंस दे सकते हो, है ना। तो इट्स किसी को कोई डाउट? नो सर।